बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है कृष्ण। अरे वाह, बहुत बढ़िया, जय श्री कृष्ण। 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं। इस आधार पर व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा हठी और जिद्दी और हठ धर्मी प्रवृत्ति का होता है, पर कुशल वक्ता होता है, बोलने में बड़ा बढ़िया। और दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल की कमजोरी देखी जा सकती है। क्लियर है? यहाँ पे दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति का संतुलन कभी कभी आत्मबल के रूप में गड़बड़ा सकता है। इस वजह से जो ले लिया उसको पूरा करिए, जो भी काम हाथ में ले लिए उसको पूरा करने का प्रयास करिएगा। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से आप प्रेम के पारखी हैं, प्रेम करते हैं और प्रेम को समझते हैं, प्रेम की भाषा व्यक्ति जानता है। और वस्तुतः शनिवार के जन्मे होने से कुंठित मत होइएगा। जो चीज मिल जाए तो प्रसन्न रहिए, नहीं मिली तो दोबारा मेहनत करके उसको पाने का प्रयास करिए, या फिर भगवान की इच्छा रख के उसको छोड़ दीजिए। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा अच्छे नहीं होते, पापक होते हैं। इस वजह से मन और स्वास्थ्य, ये छोटी मोटी चीजें हमेशा चलती रहेंगी। आपने सवाल में लिखा भी था कि मन जो है वो हमेशा परेशान रहता है और छोटी मोटी जो बीमारियां जो हैं वो लगी रहती। उसके पीछे कारण यह है, अष्टम के चंद्रमा अच्छे नहीं होते। इस पे मैंने कई बार कार्यक्रम में भी बात कही है। आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, जो आपको व्यवसायिक और साथ ही साथ पदस्थ अधिकारी दोनों, मतलब या तो अगर मैं एक बात कहूं तो इस कुंडली में भी राहु की दशा चल रही है और स्पष्ट रूप से ये आपको छोटे छोटे अंकों से छांट रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि व्यक्ति को मशक्कत ज्यादा करनी पड़ेगी या कई बार वैकेंसी ही ना आए। ये दोनों ही चीजें बन रही हैं। सौभाग्य योग में जन्मे होने से व्यक्ति भाग्यशाली तो होता ही है और वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण बड़ा ही सीधे स्वभाव का होता है। वो झगड़ालू नहीं होता, मतलब इसको किसी से कोई मतलब विशेष नहीं होता, रिजर्व नेचर का, और गलत कामों में हाथ नहीं डालता है। जिस काम में करेगा सूर्य बहुत अच्छी स्थिति, चंद्रमा, और देखिए जरा गौर करिए तो लग्न के अधिपति जो शनि है वो लग्न में, और पूर्वा भाद्रपद के लग्न बना शतभिखा नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति जो होते हैं वो गुरु हो जाते हैं। लेकिन इस कुंडली में गुरु की दशा फिर भी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि लग्न के अधिपति, शतभिखा नक्षत्र के अधिपति और नक्षत्र के चरण के अधिपति, तीनों का संयोग अच्छा नहीं है। पर एक बड़ी अच्छी बात यह बन रही है कि ये राहु की दशा के अंतिम चरण में व्यक्ति अब प्रवेश कर रहा है। इस दशा काल में व्यक्ति को नौकरी अवश्य प्राप्त हो सकती है, क्योंकि राहु यहां तुला के बैठे हैं, जिसके अधिपति शुक्र जो है वो लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। यानी कि भाग्य भाव के अधिपति ने, जिसमें राहु बैठे हैं, लग्न को देखा मित्र की राशि, लग्न में शनि स्वग्रही, और राहु की दृष्टि यहां थोड़ी अच्छी नहीं है। इस वजह से ही व्यक्ति का पराक्रम थोड़ा सा डमाडोल हो रहा है। यहाँ के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ मित्र की राशि में मित्र के साथ प्राप्त होने के योग हैं, हाँ हैं, नौकरी के योग हैं। अब चतुर्थ स्थान के अधिपति को देखें। चतुर्थ स्थान के अधिपति बने शुक्र और छठे स्थान के अधिपति बने चंद्रमा। तो शुक्र और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से केंद्र में, और एकादशवें भाव के शुक्र जो होते हैं वो व्यक्ति की कुंडली में सब कुछ प्राप्त कराने के लिए जिम्मेदार भी हैं। नवांश कुंडली में वो शुक्र लग्न में आ रहे हैं, वहां भी 9 नंबर की राशि में, यहां भी 9 नंबर की राशि में, यहां भी सूर्य दिग्बली, यहां भी मंगल दिग्बली। अब एक बात बताता हूं, ध्यान से मेरी तरफ देखिए। चतुर्थ भाव के मंगल और दशम भाव के मंगल जातक को क्षेत्र से संबंधित चिंताएं पैदा करने वाले बना देते हैं। यही बात है जो गड़बड़ कर रही है, यहां नहीं होना चाहिए था। पर एक दूसरा सूत्र यह भी कहता है, क्या कहता है, कि जन्म कुंडली में अगर मंगल नवांश कुंडली के बुध के नवांश में जाते हों तो उनके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं जो ये यहां भोग रहे होते हैं। अब जरा गौर करिए, आपकी कुंडली में मंगल जो है वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, शुक्र का नक्षत्र, और शुक्र वहीं बैठे हैं, राहु भी शुक्र के नक्षत्र में। अब ध्यान से समझिए, तो मंगल का संबंध शुक्र से बना, लेकिन यहाँ पे मंगल और शुक्र का संबंध यहाँ भी बन रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ही ज्यादा अतिरेक और कई बार बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं, मतलब लगातार एक जैसा काम नहीं कर पा रहा है। उसके जीवन में पढ़ाई शुरू करे, 10 दिन पढ़ाई करे, 11वें दिन घर में कोई काम बन जाए, 10 दिन पढ़ाई शुरू करे, 11वें दिन कोई और नया काम आ जाए। ये डिसकंटिन्यूटी बनी रह रही है। साथ ही साथ स्वास्थ्य साथ में नहीं देता। आपको सूर्य की पूजा करनी चाहिए और बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ या हनुमान जी के मंदिर का दर्शन,
ये अवश्य कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मैं जो देख रहा हूं उसमें आपको सबसे पहले तो लाजवर्त धारण करना चाहिए 2029 तक, या जीवन भर आप लाजवर्त धारण कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। वस्तुतः लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत ही जबरदस्त है, इस वजह से थोड़े धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ेंगे, पर हो जाएंगे। योग है नौकरी के। अब सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, उसके पीछे ज्योतिष जिम्मेदार नहीं है, पर हाँ आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया बैठे हैं, ये आपके साथ हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे होने के कारण आत्मबल कभी कमजोर ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। लेकिन हैं आप बड़े ही तार्किक और हैं आप बड़े बुद्धिमान, क्योंकि गुरु और बुध एक साथ और शुक्र भी साथ में अनुभवी हैं, पर इसका घमंड ना करिएगा, क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव को, लग्न के अधिपति लग्न में, ये अच्छी स्थिति। और एक अद्भुत बात बताऊं, अद्भुत बात बताता हूं, जब धन भाव के अधिपति गुरु बनते हो और लाभ भाव में मंगल बनते हो, बैठे हो, तो ये व्यक्ति जो होता है वो कंगाल के घर में भी जन्म लेगा तो भी करोड़पति और अरबपति बन जाने के योग बना देता है। अब अलग बात है कि आपकी कुंडली में आपके कर्म क्षेत्र कैसे हैं, तो कर्म क्षेत्र तो ठीक है, क्योंकि कर्म भाव के अधिपति जन्म कुंडली में मित्रवत, मित्र के साथ बैठे हैं, उनके पास बल भी है, पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, भाग्येश के साथ जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति के का संयोग होना, यह अद्भुत बात है। पर दशमांश कुंडली को गौर करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की नौकरी और पढ़ाने के क्षेत्र में काम, ये बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे शनि राहु जंगल से संबंधित और सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी, अगर व्यक्ति खुद का भी काम करेगा तो सस्टेन कर जाएगा। अगर ये चंद्रमा स्तंभ में नहीं बैठे होते तो इस कुंडली को और भी ज्यादा मजबूती मिल सकती थी। प्रस्तुत गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से चतुर्थस्थ जाना व्यक्ति दूसरों की भी सुनता है और ये एक अच्छी बात है। दशम स्थान में सूर्य का बैठना ज्येष्ठा नक्षत्र में बुद्धिमान बनाने के साथ साथ कभी कभी आत्मबल को कमजोरी, और एक बात और है, केतु और राहु का प्रभाव यहाँ के लिए अच्छा होगा। इस कुंडली में राहु की दशा कभी भी खराब नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। वो मशक्कत अलग बात है कि करवाती है, वो उनका अपना नेचर होता है, पर गुरु की दशा से, सूर्य की दशा से, शनि की दशा से, इन तीनों की दशाओं से भी ज्यादा बढ़िया राहु की दशा होती है। आप जरा उठा करके अपना प्रभाव देखना कि आपकी कुंडली में इसकी स्थिति कितनी मजबूत है। ये बात बड़ी अच्छी है। गुरु मंगल का शिक्षक योग बनाना, गुरु का यहाँ देखना बहुत अच्छा पराक्रम के लिए, राहु का यहाँ देखना थोड़ा सा कमजोर। गुरु का प्रभाव यहाँ के लिए सामान्यतः अच्छी बात है, संतान वगैरह का लाभ। लेकिन एक बात है कि आपकी कुंडली में भाव कौन सा है जो कंफ्यूजन में जा रहा है, यही वाला है जो कई बार व्यक्ति के जीवन में चीजें हाथ में आई हुई छटक करके दूर चली जाती हैं। ऐसा ना हो, इस वजह से चीजों को बार बार पढ़ने का प्रयास करिए और अपने कंसंट्रेशन लेवल पे काम करिए, रेगुलरिटी पे काम करिए। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सूर्य नमस्कार जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, सूर्य को अर्घ्य देना जरूरी है, शिव जी के मंदिर का दर्शन आवश्यक है, शिव जी को दही अर्पित कर सकते हैं। ये कुंभ लग्न की कुंडली के लिए 3 संख्या यानी कि 3 तारीख और 9 तारीख ज्यादा बढ़िया रहे। इस कुंडली में अच्छे नहीं होंगे सिंह राशि के लोग आपके लिए, वृश्चिक राशि के लोग आपके लिए, मीन राशि के लोग आपके लिए। इस कुंडली में अच्छा क्या होगा, मिथुन, तुला और धनु, ये तीनों राशियां आपके लिए अच्छी हैं। इस कुंडली में अगर कभी भी दिशा का निर्धारण करना हो तो पश्चिम दिशा, शनिवार का दिन, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र अच्छे हो सकते हैं। आपकी कुंडली में धन भाव, ये बहुत अच्छी बात है कि गुरु मंगल के साथ बैठे हैं, धन भाव के अधिपति दशम स्थान के अधिपति के साथ बैठे हैं, और यहाँ मंगल दिग्बली और यहाँ पे सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, यहाँ पे पराक्रम बहुत जबरदस्त, और यहाँ पे शनि राहु का एक साथ बैठना, व्यवसाय भी व्यक्ति अपना करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। एक और बात बताता हूँ, मंगल जो है वो जन्म कुंडली में जो बैठे हुए हैं वो शुक्र के नक्षत्र में शुक्र के साथ, और शुक्र जो बैठे हुए हैं वो सूर्य के नक्षत्र में, और बुध जो बैठे हैं वो मूल नक्षत्र के, गुरु और बुध मूल नक्षत्र के बैठे हैं। अब इसको बस समझने की आवश्यकता है। गुरु और बुध आपको इस बात का हर बार एहसास कराते हैं कि मैं ये जानता हूं, ये बात इसको प्रैक्टिकल तौर पे समझने की बात है। गुरु और बुध आपको ये बात बताते हैं मैं ये जानता हूं, पर वस्तुतः कई बार वो कमजोर होता है। इस वजह से व्यक्ति की मेमोरी लूज होती है, और व्यक्ति की कुंडली में बुध और चंद्रमा देखिए गौर से एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं, ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करने का काम कर देते हैं, और वस्तुतः ये बीमार बना रहे हैं। क्लियर है ये बात। इस कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, बुध भी द्वितीय नंबर पे उपस्थित होते हैं, अच्छे ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। व्यक्ति कन्विंसिंग कैपेसिटी उसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे केतु का प्रभाव, अनुभव के बल पर व्यक्ति संपूर्ण चीज प्राप्त कर सकता है। इस कुंडली में जरा गौर से देखिए, शुक्र यहाँ नीच के हो रहे हैं,
जो व्यक्ति के जीवन में पद प्राप्त करने में मशक्कत, इस वजह से दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन। पंचम भाव में सिंह राशि का निर्माण, और यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे हैं वो कन्या राशि के, इस वजह से इस पे तो ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव है नहीं। और अभी गोचर में भी अगर आप देख रहे हैं तो गोचर की जो स्थिति बन रही है वो कन्या राशि से गुरु अब आ रहे हैं आपके सामने, इस वजह से यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और विवाह आदि के योग भी कई तरीके से बनने के योग दिख रहे हैं। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में दशम स्थान के जो अधिपति हैं वो लाभ में बैठे, लाभेश के साथ, ये अच्छी बात है धन के मामले में। लग्न के अधिपति के साथ दशम स्थान के अधिपति का बैठना, लग्न के अधिपति शनि और जन्म कुंडली में सूर्य, ये दोनों केंद्र में बैठे हैं। पर गौर करिए, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से तृतीय एकादश में, ये एक अच्छी बात होगी व्यक्ति के पराक्रम और श्रेष्ठतम लाभ के लिए। संतान और धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव और चल अचल संपत्ति के मामले में चंद्रमा और मंगल का एक दूसरे से केंद्र में जाना अच्छी बात दिखा रहे हैं। ये इतनी सारी चीजें, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में मूल नक्षत्र के, इस वजह से आपको अभिमानी भी बना सकते हैं। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए मैंने बात बताई थोड़ा सामान्य, यहाँ के लिए बहुत अच्छी, और दाम्पत्य में एक संतुलन पैदा करने का काम, और साथ ही साथ दाम्पत्य के संपूर्ण सुख का प्रभाव दिखा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ के अधिपति पापग्रह होते हैं और वो पापग्रह अपने भाव से चतुर्थस्थ होकर के बैठा है, थोड़े से प्रभाव में कमजोरी, लेकिन ये अलग तरीके का एक बल भी देगा कि इस भाव के अधिपति इस भाव से केंद्र में है। राशि जो बनी है वो कन्या, जिसके अधिपति बुध जो है वो इस भाव से केंद्र में है, ये भी एक अच्छी बात है। पर उसकी एक ड्रॉबैक की स्थिति ये भी बनती है कि बुध और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में चले जाते हैं। मतलब ये कहने का है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अकुलाहट मत रखिए, आप बिल्कुल ही शांत हैं, शांत रहिए। आप दार्शनिक हैं, इस गुण को बरकरार रखिए। और कभी भी चतुर्थ स्थान के अधिपति लाभ में बैठे हैं, माता से नुकसान नहीं है, पिता से भी संपूर्ण सुख की स्थिति बन रही है। अब एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में दाम्पत्य के लिए मंगल और सूर्य का यहां बैठा होना और शुक्र का केंद्र में होना, ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। एक बात और है, बताऊं, आपकी कुंडली में यहाँ राहु जो बैठे हैं ये आपको श्रेष्ठ बना रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपको यहां से भी साम्रांत बना रहे हैं, बहुमुखी बना रहे हैं। अपने आप को कंफ्यूजन में मत रखिएगा किसी भी स्थिति में कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लग्न बढ़िया बना है। लग्न जो है वो 6 डिग्री का है, बलवान गति की तरफ बढ़ रहा है। शनि जो है वो 24 डिग्री के हैं, इस वजह से थोड़ी कमजोरी को प्राप्त कर रहे हैं, जिसपे कि किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन गौर करिए तो उस पे और लग्न पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, लेकिन लग्न बली है, इस वजह से सारे ग्रह कमजोर होने के बावजूद भी बाबूरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने क्या बात कही थी एक कार्यक्रम में, किसी सुबह वाले कार्यक्रम में ही ये बात कही थी कि अगर लग्न ठीक है तो चंद्रमा भी कमजोर हो जाएंगे तो भी बात चल जाएगी। बात समझ में आ रही होगी, ये इतनी सी बात है। आपकी कुंडली में सूर्य षडबल में ठीक है, बाकी चंद्रमा और बुध कमजोर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो इमोशन को, और व्यक्ति जो है वो अपने याददाश्त क्षमता पे उसको काम करने की आवश्यकता है, और निस्संदेह चीजों को बार बार रिकॉल करने की भी आवश्यकता है। मेमोराइज करिए, एनालाइजेशन की प्रक्रिया बढ़ानी होगी, कंसंट्रेशन बिलो ना हो, इसको ध्यान रखना होगा। लगातार मेहनत करने की शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है। नौकरी के योग हैं। अगर मैं एक बात कहूं तो आपकी कुंडली में अभी 2029 तक आपकी कुंडली में राहु की दशा है, जिसमें नौकरी के योग प्राबल्यता से 2023 के फरवरी से लेकर के और जन्म कुंडली में 2026 के फरवरी तक, ये 3 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ साबित हो सकते हैं। अब इसमें आप अपने साथ कितने हैं ये देखने की बारी है। समझ में आ रही होंगी चीजें। दशमांश कुंडली आपके साथ है, उच्च का शनि ये बिल्कुल व्यक्ति को परमानेंट बना दे। यहाँ पे शनि जो बैठे हैं वो लग्न में, यहाँ पे शनि जो है वो जन्म कुंडली में वृषभ राशि के पर छठे भाव में बैठे, खराब नहीं है। यहाँ पे वो वापस आकर के उच्च के हो जा रहे हैं जन्म कुंडली में दशमेश। इसका मतलब है कि लग्न में सूर्य उच्च का बैठना और केंद्र में शुक्र शनि का उच्च का बैठना, चंद्रमा का त्रिकोण में आना और मंगल का पराक्रम भाव में बैठना, मंगल का शुक्र को देखना। शुक्र नीच के हैं, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत जरूर बन रही है। हाँ, एक बात और कहूंगा, कोई भी पद मिले उसको तुरंत ग्रैब करने का प्रयास करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि यही मिलेगा तभी करूंगा। आपकी कुंडली में पढ़ने पढ़ाने का योग बड़ा अच्छा है, बैंकिंग में जाने का योग बहुत अच्छा है, कुर्सी पे बैठ करके काम करने का योग बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में ही आप काम ज्यादा करिएगा। क्लियर है? अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में अभी और भी अगर कुछ बता दूं तो देखिए, एक बात बताता हूं। ग्रह के बल के आधार पर सूर्य 25 फीसदी का परिणाम कर रहे हैं, चंद्रमा भी कमजोर
इस वजह से हमें सबसे ज़्यादा इस कुंडली पे अगर ध्यान देने की आवश्यकता है तो शिव जी के मंदिर को धोने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मंगल भी कमजोर है, इस वजह से बजरंग बली के हनुमान चालीसा के पाठ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस कुंडली में बुध बहुत बढ़िया है, वो उनकी दशा अच्छी जाएगी। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे हैं। अपने आप को गंभीर बनाने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। भगवान के हाथ में डोर सौंप करके सो जाया करिए, बहुत ज्यादा चिंता करेंगे तो धरती पलट जाएगी। गुरु के बाद अगर मैं बात करता हूं शुक्र की, तो शुक्र और शनि आपकी कुंडली में मृतप्राय है। अब ध्यान से समझिएगा, डिग्री के आधार पर शनि मृतप्राय, लेकिन जन्म कुंडली में इनको कहीं से कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे राहु इनको देख रहे हैं जो कि अच्छे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर लग्नेश मृतप्राय हो रहे हो, नवांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में उच्च के हो रहे हो, और नवांश कुंडली के लिए भी अगर वो देखते हैं तो वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे भी छठे भाव में जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें बजरंग बली के पैरों को पकड़ना ही होगा और निस्संदेह उनका दर्शन करना ही होगा। लेकिन मैं एक बात और बताता हूं, ग्रह अगर डिग्री में कमजोर हो रहा हो तो उसको लेकर के चिंतित होने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि वो बलवान इस मामले में भी है क्योंकि वो लग्न में विराजमान है। उसके पास बल कम है लेकिन वो भटक नहीं रहा है, वो भटक नहीं रहा है, और निस्संदेह इस कुंडली के लिए वो अच्छा ही होता है। यहां पे भी वो अच्छा ही है, यहां पे भी वो अच्छा ही है। सामान्यतया भाव के आधार पर यहां अच्छा, भाव के आधार पर यहां अच्छा, और लग्न के आधार पर, राशि के आधार पर यहां अच्छा। तो मुझे जो है वो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि आपकी कुंडली में जो शनि बैठे हैं वो पूर्वा भाद्रपद में गुरु का बल कमजोर है, यानी कि हमें अपने जीवन में धार्मिकता को बढ़ाने की आवश्यकता है और किसी एक मंत्र की शरणागति भी आवश्यक है। गणेश जी के मंत्र का आवाहन अपने जीवन में लाइए, वो मंत्र मैं भेज दूंगा, वो आपको प्रत्येक दिन 10 मिनट 15 मिनट जप लेना चाहिए, और बाकी जितने उपाय बताए हैं वो थोड़े से कर लेने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली में अगर दशाओं के आधार पर मैं बात करूं तो राहु, केतु, गुरु, बुध और सूर्य, इनकी दशाएं अल्टीमेटली अच्छे परिणामों को देने वाली हो सकती हैं। बाकी मंगल, शनि, चंद्रमा और शुक्र ये सामान्य जा सकते हैं। जहां मानसिक स्टेबिलिटी व्यक्ति की रहती है वो असंतुलन में नहीं होता है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको परेशान करे। पर इनके अतिरिक्त जो मैंने बात बताई, राहु, गुरु, बुध और सूर्य और केतु, ये ऐसी दशा जाएगी जो व्यक्ति को मील का पत्थर साबित करवाए, मशक्कत ज्यादा करवाए, कुछ मेहनत करने के बाद कुछ प्राप्त करवाए, ऐसी स्थिति बन रही है। समझ में आ रही होंगी चीजें, या मैं ऐसे ही खाली नहीं। पंचम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, नवम भाव में राहु का बैठना, लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना, सप्तम के अधिपति का केंद्र में होना, एकादशवें भाव के अधिपति का एकादशवें भाव में बैठना, और गुरु का चंद्रमा से केंद्र में होना, ये कुछ अच्छी बातें हैं जो जानने की आवश्यकता है। आपके पास नौकरी के प्रबल योग हैं, पर चंद्रमा को थोड़ा सस्टेन करने की आवश्यकता है। शिव जी के मंदिर वाली बात याद रखिएगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। JYOTISHHILAKSHYA प्ले स्टोर और NAKULPARASHARA इंस्टाग्राम। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।